a fluid, a liquid flows through two capillary tubes. दो capillary tubes बोला है यहाँ पे. A liquid flows through two capillary tubes connected in series. Their length are L and 2L. तो एक लेंथ है कैपिलरी ट्यूब का L और इससे डबल है और इसका रेडियस है R, थोड़ा बड़ा है मतलब 2R. तो एक ट्यूब है L और दूसरा ट्यूब है, इसका लेंथ है L, इसका लेंथ है 2L. इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है 2R. ठीक है, तो R2R लिखा हमने, L और 2L भी लिया. देन द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट एंड द सेकेंड ट्यूब आर इन द रेशियो. सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन कभी कभी इसमें हम लोग क्रक्स भूल जाते हैं कि द लिक्विड फ्लोज थ्रू टू कैपिलरी ट्यूब्स कनेक्टेड इन सीरीज. अब सीरीज में पकड़ा है तो फ्लो रेट सेम लेना है या नहीं लेना है, इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगा. तो चलो, फ्लो रेट अगर मैंने सेम लिया तो प्रेशर डिफरेंस तो आ ही जाएगा. तो यहाँ पे देना चाहिए था स्पेसिफिकली कि फ्लो रेट सेम है, लेकिन अपने को फिर कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो लेंथ है, अब डायरेक्ट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस टू द पावर 4 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सही बात है. तो ये Q1 के लिए अगर हमने पकड़ा, Q2 के लिए अगर हमने पकड़ा तो क्या हो जाएगा, 2R टू द पावर 4 अपॉन 2L. तो ये हो जाएगा 16R टू द पावर 4 अपॉन 2L. तो ये 8 टाइम्स और ज़्यादा है. तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर भी उतना होगा. लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे बोला है कि लिक्विड फ्लोज थ्रू कैपिलरी ट्यूब कनेक्टेड इन सीरीज, द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट एंड सेकेंड ट्यूब, तो प्रेशर डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. लेकिन अब Q के टर्म्स में आएगा रिलेशनशिप, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा यूज करो. Q1 इज इक्वल टू पहले कैपिलरी ट्यूब के लिए और फिर दूसरे ट्यूब के लिए. समझ में आ रहा है. तो दिस इज रेडियस R, दिस इज 2R और ये लेंथ भी 2L है और ये L है. ठीक है, तो आपको रेशो मिल जाएगा डायरेक्टली प्रेशर डिफरेंस का. तो अगर प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस यहाँ पे और यहाँ पे ले रहे हैं तो फ्लो रेट अगर एक मान रहा हूँ मैं, है ना, या फ्लो रेट ऑफ 1 अक्रॉस 1 इज इक्वल टू फ्लो रेट अक्रॉस 2, ऐसा मान रहा हूँ, तो रिलेशनशिप आपको इक्वेट करके ही मिलेगा. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, Q1 इज इक्वल टू पाई बाय 8 R टू द पावर 4 P1 कर देता हूँ उसको अपॉन L ईटा L. ठीक है, और Q2 हो जाएगा पाई बाय 8 2R टू द पावर 4 P2 अपॉन ईटा 2L. तो दोनों रिलेशनशिप मिल गए. इसको आप सॉल्व करके यहाँ पर 16/2L मतलब 8L आएगा. ये 8 टाइम्स इससे ज़्यादा है, तो हम लिख सकते हैं P2 P1 बाय P2. इसका रेशो निकाल लो. ठीक है, तो आ जाएगा. ठीक है, P1/P2 का रेशो निकाल लो, आ जाएगा. इक्वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है. ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. इसमें क्या, ये वैल्यू देखो 2 टू द पावर 4 है, मतलब 16R टू द पावर 4 हो जाएगा, और फिर ये इसको रिप्लेस कर सकते हैं सीधे सीधे. सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा.
ठीक। तो लेकिन अगर Q1 Q2 के टर्म्स में आएगा, ठीक है, अगर वो Q1 फ्लो रेट अगर इक्वल बोला होता तो हम रिप्लेस कर देते, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर बोला नहीं है वैसे। तो बोला है इस क्वेश्चन नंबर 3 में, जिपमर में पूछा गया है, ध्यान देना थोड़ा सा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर, ठीक है, इज V। तो फ्लोर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R इज V when the pressure difference is P। चलो प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब डेल्टा P नहीं, P ले लेते हैं इसको। प्रेशर डिफरेंस इज P if the radius is reduced to R/2 and the pressure is increased to 2P। सिंपल क्वेश्चन है, बोला गया है पहले कि फ्लो रेट दैट इज Q इज गिवन बाय, क्या दिया हुआ है, फ्लो रेट ऑफ अ लिक्विड एंड कैपिलरी ट्यूब इज V। तो चलो फ्लो रेट इज V, flow rate is V, sorry, flow rate is V is given by pi/8 and the pressure difference is P, radius is R to the power 4 लिखना पड़ेगा, ईटा L लिख देते हैं, अब है नहीं हमारे पास। फिर क्या किया हमने, if the radius is reduced to R/2, अब रेडियस के बारे में बोला है, लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो लेंथ उतनी ही रखनी पड़ेगी फिर, ठीक है। तो लेंथ इज रेडियस इज रिड्यूस टू R/2, द प्रेशर इंक्रीजेस टू 2P। तो नेक्स्ट केस में तो इसको मैं V1 बोल देता हूँ, इसको V1 बोल देता हूँ, और V2 क्या हो जाएगा फिर, V2 will become 8 pi/8 R/2 to the power 4 P becomes 2P, becomes, ये पहले P था, फिर ये becomes 2P ईटा L, ठीक है। तो ये हो जाएगा pi/8 to the power 4 P और ईटा L। समझ में आया क्या? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये और ये, इन दोनों का रिलेशनशिप है। तो जो भी नई फ्लो रेट, नया फ्लो रेट होगा, उसको आप इसमें रिप्लेस कर सकते हो। तो हमारे पास नया फ्लो रेट और पुराना फ्लो रेट के बीच का रिलेशन आ जाएगा। तो फ्लो रेट बिकम्स व्हाट, या R⁴ डिवाइड बाई 16। तो ये हो जाएगा, इसको ही मैं अच्छे से लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा V, नया फ्लो रेट, न्यू फ्लो रेट V डैश pi/8, ये हो जाएगा 1/16, मतलब R⁴/16 इंटू 2P बाय ईटा L। ये हो जाएगा pi/8 to the power 4, ये हो जाएगा 1/8, इधर आ जाएगा, ये कैंसिल होके, and this becomes ईटा L। तो नया फ्लो रेट इज 1/8 टाइम्स ऑफ V। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि V डैश इज 1/8 टाइम्स V, मतलब नया फ्लो रेट इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स पुराना फ्लो रेट, ठीक है। तो ऐसे सारे सिंपल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, द 5th टॉपिक, स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सुनने के लिए भी अच्छा लगता है और है भी मज़ेदार थोड़ा सा। स्टोक्स लॉ क्या बोलते हैं कि स्टोक्स ने स्मॉलर स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ऑब्जर्वेशन किया कि अगर किसी भी फ्लूइड में, है ना, एक कंटेनर है, उसमें फ्लूइड भरा हुआ है,
और अगर उसमें लिक्विड गिर रहा है, सॉरी, कोई एक स्पेरिकल बॉडी नीचे गिर रही है तो क्या होगा? स्पेरिकल बॉडी अगर नीचे गिर रही है तो सॉरी, उस पर लगने वाला जो भी फोर्स है उसका रिलेशनशिप निकाल के हमें कुछ इससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि कैसे करेंगे कि बॉडी पे लगने वाला जो विस्कस फोर्स है इज डायरेक्टली गिवन बाय दिस फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो ये स्पेरिकल बॉडी पे लगने वाला विस्कस फोर्स है इन अ फ्लूइड। तो अब जैसे इस रेडियस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v थ्रू अ स्टेशनरी लिक्विड, तो इस कंटेनर में, ट्यूब में स्टेशनरी कोई फ्लूइड है और उसमें एक स्पेरिकल ऑब्जेक्ट विथ रेडियस r एंड वेलोसिटी v मूव करने की कोशिश कर रहा है और उसका जो विस्कोसिटी है इस फ्लूइड का वो है ईटा। ठीक है, तो अब क्या होगा? सिक्स पाई ईटा आर वी इज द रिलेशनशिप। थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है तो ज़्यादा उसका लोड नहीं लेना है। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी देखो, बहुत ही अमेजिंग सा फिनोमिनन है कि जब भी लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है, किसी भी फ्लूइड में या फिर लिक्विड में, तो पहले वो एक्सेलरेट करता है लेकिन एक पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, मतलब फोर्स, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट जीरो हो जाएगा। और ये जो वेलोसिटी जाएगा, अब जब नेट फोर्स जीरो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अगर नेट फोर्स जीरो है तो पार्टिकल या तो रेस्ट पे रहेगा मतलब वेलोसिटी जीरो होगी, या इट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। सही बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। मतलब व्हेन नेट फोर्स इज जीरो, दो नेचुरल स्टेट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। नेचुरल स्टेट क्या होते हैं? दो, किसी भी ऑब्जेक्ट के दो नेचुरल स्टेट होते हैं। या तो वो रेस्ट पे चला जाएगा, मतलब जैसा था वैसा रेस्ट पे अगर है तो रेस्ट पे होगा। अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा, है ना। तो उसका मतलब है इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में देखते हैं कि टर्मिनेट हो जाती है वेलोसिटी। टर्मिनेट मतलब जो एक्सेलरेशन मिल रहा था, है ना, वो खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। और एक पॉइंट के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है कि जैसे ही सॉलिड स्फीयर, जैसे हमने बोला था कि स्टोक्स लॉ में आपको स्पेरिकल बॉडीज ही लेनी पड़ेगी, तो ये पहला कंसिडरेशन आप याद रखो कि सॉलिड स्फीयर आपने लिया है मतलब स्पेरिकल बॉडी है, फॉल्स इनटू अ लिक्विड, देन इट्स एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी इज कंट्रोल्ड बाय द विस्कस फोर्स ऑफ द लिक्विड। तो जो भी विस्कस फोर्स उसको लगने वाला है, hence it attains a constant velocity known as terminal velocity vt। तो टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है जब भी लिक्विड नीचे फ्लो करता है। तो जैसे इस फ्लूइड में लिक्विड भरा हुआ है इस कंटेनर में, और ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरने लगा, एक पॉइंट के बाद ड्यू टू द बॉयंसी लगेगी, यहाँ पे विस्कस फोर्स लगेगा, है ना, उसके वजह से ये पार्टिकल या स्पेरिकल बॉडी कांस्टेंट रेट में अब मूव करेगी। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको बोलेंगे हम लोग, जो वेलोसिटी जो मूव कर रही है दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। तो देखो, जब भी फ्लूइड नीचे फ्लो कर रहा है तो उस पर लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे? तो वेट तो लगेगा ही उस पर, वेट mg, ठीक है। उस पर बॉयंट फोर्स लगेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू ग्रेविटी। सही बात है। एंड ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, पार्टिकल नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो ये है विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो विस्कस फोर्स की तो वैल्यू आपको पता ही है, 6 पाई ईटा आर, और जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट वेलोसिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी, अभी हमने डिस्कस किया। एक पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा जस्ट बिकॉज वहाँ पर
बॉयंसी लग रहा है और ये सारी चीज़ें लग रही है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा इलेबरेट करने की कोशिश करते हैं कि ये बॉडी है, वेट लग रहा है नीचे, दैट इज एम जी। ऊपर हम लोग रख रहे हैं buoyant force इज वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। सिंपल है बॉयंसी का फंडा। और यहाँ पर लग रहा है विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स इज गिवन बाय एफ वी। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर लिख दिया हमने कितना, 4/3 पाए, उसका रेडियस आर है तो आर क्यूब। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने लिया है, हमारे इस कंसिडरेशन में लिया है सिग्मा इनटू जी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारा दिया गया है हमको, एंड देखो यहाँ पे दिया गया है, एंड डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज रो, मतलब सॉलिड स्पीयर का जो डेंसिटी है वो रो लेना है हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3, दैट इज मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं, कुछ बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है तो नेट फोर्स 0। तो हम कंपेयर करेंगे कि बॉयंट फोर्स ऊपर जो लग रहा है प्लस विस्कस फोर्स इज बैलेंस बाय वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे हम, बॉयंट फोर्स दैट इज अप थ्रस्ट, फिर विस्कस फोर्स कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन से हमको ये रिलेशनशिप आएगा, दिस रिलेशनशिप is given as terminal velocity Vt nothing but 2/9 r square difference between density of solid and density of liquid या fluid upon eta into g। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और विस्कोसिटी के बीच में। ठीक है, तो अगर आपको ये डिराइव करना है तो कर लो, कोई इशू नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको कि चलो ये टर्मिनल वेलोसिटी रीच कैसे करता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या डिस्टेंस ग्राफ है, तो जैसे जैसे डिसेलरेशन हो रहा है देखो यहाँ पे, एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी हमको मिल रही है, तो पहले थोड़ा सा विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा कि डिक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन। देखो स्लोप तो पहले कांस्टेंट दिख रहा है थोड़ा सा, फिर कम हो रहा है स्लोप तो डिक्रीज है हो रहा है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कम हो रहा है, एक्सेलरेशन यहाँ है, एक्सेलरेशन यहाँ पे स्लोप कम हो रहा है, तो है ना एंगल कम बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, पहले ज़्यादा था। तो डिक्रीज होते जाके एक पॉइंट पे कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, आपको काम में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पर बोला गया है आपको, तो थोड़ा सा एक चीज़ तो याद करनी है कि विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पेरिकल बॉडी। तो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्पेरिकल बॉडी अगर ये आपने याद रखा तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा। तो ये आपको रखना है 6 पाई ईटा रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर इनटू वेलोसिटी। अगर ये आपको पता है तो आप डायरेक्टली विस्कस फोर्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी क्या है ये हमने देखा अभी, उनके रिलेशनशिप देखा, और यहाँ पर जो आया है दैट इज a drop of water of radius दिया गया आपको, a drop of water of radius 0.0015 millimeter is falling in air। तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है, उसका जो रेडियस है एकदम ही कम दिया हुआ है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया गया हमें ईटा, मतलब हमें रेडियस दिया गया है, इसको हम अगर मीटर्स में कन्वर्ट करें
तो रेडियस इज गिवन एज 0.0015 मिलीमीटर। तो हमें पता है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप अगर आपको पता है, याद है, तो आप इजीली चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। तो आपको दिया गया है आपको विस्कोसिटी का वैल्यू, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी निग्लेक्टेड, डेंसिटी ऑफ एयर कैन बी निग्लेक्टेड। Then Vt, that is terminal velocity, is given by 2/9 r square density of solid minus density of liquid into gravity upon eta। तो जो भी वैल्यूज दी गई है, रेडियस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 10⁻³ kg/m3 मतलब वाटर है, डेंसिटी ऑफ एयर में गिर रहा है तो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसमें वो गिर रहा है वो निगलेक्टेड है, तो 0 लेना है उसको। ईटा का वैल्यू दिया गया है, तो वैल्यूज पुट करेंगे इसमें और कैलकुलेशन, बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है। तो होप आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d1। तो बॉल का मास दिया है m, डेंसिटी भी दिया है d1। व्हेन ड्रॉप इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम कांस्टेंट, मतलब टर्मिनल हो गया वेलोसिटी, आफ्टर सम टाइम इफ डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन इज d2 देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टर्मिनल वेलोसिटी दिया गया है आपको 2/9 है ना, इज इक्वल टू, नहीं तो फिर आप इफेक्टिव फोर्स भी निकाल सकते हो, जहां पर ये दिया गया है कैलकुलेशन कि इफेक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, जो लगने वाला फोर्स है बॉडी पे, बॉयंसी, नीचे लगेगा वेट, यहाँ पे लगेगा बॉयंट फोर्स, और लगेगा यहाँ पे लगेगा विस्कस फोर्स। अब विस्कस फोर्स निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा बॉयंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू वेट। ठीक है, तो बॉयंसी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का डेंसिटी कितना है d2, इनटू ग्रेविटी, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स कितना है हमारा 6πn, सॉरी ईटा 6π ईटा आर वी, सही लिख रहा हूँ ना मैं, एंड इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू d1 डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू ग्रेविटी। तो इसको इधर लेके जाओ तो रिलेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यही आपको मास के रिलेशन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि जो भी विस्कस फोर्स है, इससे आप अगर आप रिलेशन बनाए तो यहाँ पर इजीली आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जो दिया गया है यहाँ पे, बस इसी को उन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है, वेट को बॉयंट फोर्स, और ये है अपना वेट ऑफ द बॉडी माइनस ये है अपना बॉयंट फोर्स, है ना। जो भी रिलेशनशिप आएगा उसको हम विस्कस फोर्स, डायरेक्टली विस्कस फोर्स से रिलेशन बनाएंगे, हमको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि बॉडी पे लगने वाला बॉयंट फोर्स ये है विस्कस फोर्स, और नीचे लगने वाला, सॉरी विस्कस फोर्स है ये, और हमें निकालना है वेट। तो यहाँ पर दिया गया है सीधा सीधा इफेक्टिव फोर्स निकालो,
और विस्कस फोर्स निकालना है सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा विस्कस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी माइनस बॉइंट फोर्स। तो वेट ऑफ द बॉडी कितना है, वेट ऑफ द बॉडी इज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी डेट इज d1 into gravity minus volume of the body, density of the body is d2 into gravity। सही बात है, तो ये आ जाएगा v d1 माइनस d2 g। ठीक है, ये रिलेशनशिप आएगा। और फिर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को आप लिख ही सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को आप लिख सकते हो मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, d1 इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे m/d1। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, जो भी ऑप्शन होगा उसमें ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉमन निकाल के आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वहाँ पे कुछ वैल्यूज डालने की भी ज़रूरत नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है आपको, अ विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ solid body, a solid ball moving in air with terminal velocity v is directly proportional to a viscous force acting on solid body moving in air with terminal velocity। तो अब विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड करता है, विस्कस फोर्स डिपेंड करता है 6 पाई ईटा आर एंड वी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। डायरेक्टली द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये कोई छुपाई, मतलब ये क्या क्वेश्चन है, सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड बॉडी मूविंग इन एयर विद टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। टर्मिनल वेलोसिटी से होता है, रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबसे डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है। तो पूरे फॉर्मूला में ही आप देख लो, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल द कंपोनेंट्स। देन क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 0.0 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर, सॉरी। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो क्या दिया है आपको, रेडियस दिया हुआ है दैट इज 0.01 मिलीमीटर, विस्कोसिटी दिया हुआ है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, या पास्कल्स सेकेंड्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या पॉइजली में भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दिया गया आपको। देन इट्स डेंसिटी इज, तो डेंसिटी इज गिवन एज 1.2 इंटू 1.2 kg पर मीटर क्यूब, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन एज 1000 kg पर मीटर क्यूब। G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। फोर्स ऑफ बॉयंसी आपको निकालना है, तो सॉरी, फोर्स ऑफ बॉयंसी ड्यू टू एयर इज निकालना, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो। टर्मिनल वेलोसिटी Vt इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर। थोड़ा सा रट्टा मारने वाली चीज़ है, मतलब याद रखने वाली चीज़ है, हमें कंसेप्ट तो पता ही है इसका, तो G बाय ईटा, तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, 2/9, रेडियस तो आपको पता है 0.01 है, 0.01 मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁻² मिलीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ मीटर। रेडियस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, फिर डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है
buoyancy ड्यू टू दिस, मतलब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है एंड इट्स डेंसिटी, डेंसिटी किसका दिया हुआ है, तो एयर का डेंसिटी दिया हुआ है तो बहुत ही निग्लेजिबल है एज कम्पेयर टू वाटर, तो उसको निग्लेक्ट ही कर देंगे, तो ले लेंगे सीधा सीधा 1000 ये, एंड दिस इज ग्रेविटी जो कि वैल्यू 10 डालेंगे, और ईटा की वैल्यू दी है 1.6, तो वैल्यूज पुट कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो देखिए बढ़ते आगे, जो लास्ट टॉपिक है हमारा आज के डिस्कशन का, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर की मैंने जो प्रीवियस वीडियो है इसमें एक थोड़ी सी झलक आपको दिखाई थी, मतलब बोला था कि किस पे डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि बहुत ही आसान है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमको डिस्कस करने पड़ते हैं बिफोर कंसिडरिंग द फ्लो। जैसे अब लैमिनर या टर्बुलेंट फ्लो है, तो लैमिनर कब तक है फ्लो, जब तक सब कुछ सही चल रहा है। एक वैल्यू के बाद जब हैप्पजार्ड वे में, टर्बुलेंट वे में जब कोई चीज़ फ्लो करती है, तो हम वो पैरामीटर्स देखेंगे जिस पे ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी पे ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लो जब कर रहे हैं, तो क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एक पॉइंट के बाद अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा है, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो चीज़ें टर्बुलेंट होने लगेंगी। सही बात है, ये हमने डिस्कस किया था जब हम लैमिनर फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, पहले ही वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न हमें पता है कि लैमिनर फ्लो होता है या टर्बुलेंट फ्लो होता है ना। इन सबको डिटरमाइन करता है एक नंबर, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर, किसी साइंटिस्ट का नाम है। तो हमें पता है कि स्पेसिफिक फ्लो होता है, उसका स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है ना। तो अगर वो स्ट्रीमलाइन है तो स्ट्रीमलाइन रहेगा या नहीं रहेगा ये भी नहीं हमको पता। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर जाती है तो पक्का टर्बुलेंट हो जाएगा, हम बता सकते हैं। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर हमें बताता है। तो हमें पता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी, लास्ट वाले डिस्कशन से हमको ये कंक्लूजन है कि क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है विस्कोसिटीज पे, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे, सीधी सीधी बात। और वो डिपेंड करता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी से। फिर क्रिटिकल वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस से। रेडियस किसका, जो फ्लो कर रहा है जिस फ्लूइड में, है ना, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर इन सारे फैक्टर्स पे अगर ये डिपेंड करता है, तो रेनॉल्ड्स नंबर डायरेक्टली हमको याद रखने वाली चीज़ है कि डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स लाइक डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, विस्कोसिटी एंड मीन स्पीड, एवरेज स्पीड जो भी फ्लो कर रहा है, एंड डी डिनोट्स द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो मैंने यहाँ पे रेडियस लिया था, आप यहाँ पे डायमीटर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डी डिनोट्स द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। तो यहाँ पर आप लिख लो सीधा सीधा कि क्रिटिकल वेलोसिटी, हमने लास्ट इसमें देखा क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे। सही बात है, रेडियस या डायमीटर यहाँ पे लिख लो, एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे। ठीक है, और इनका जो प्रोपोर्शनलिटी है, ये प्रोपोर्शनलिटी है दैट इज गिवन बाय आर ई, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का डायरेक्ट रिलेशनशिप ऐसा आ जाएगा कि रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, स्पीड, रेडियस लिखो या डायमीटर, अपॉन विस्कोसिटी। ये रिलेशनशिप है। अब इसका रिलेशनशिप क्या है, तो ऐसा कोई परफेक्ट डिमार्केशन नहीं है कि इस वैल्यू के बाद एकदम लैमिनर रहेगा और उसके बाद टर्बुलेंट हो जाएगा, लेकिन
एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से आपको ये है कि 1000 से अगर नीचे है वैल्यू तो वो लैमिनर रहेगा फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो लैमिनर रहेगा ना। अगर 2000 से ऊपर जाता है ये नंबर, जो भी कैलकुलेशन आपने किया, जो भी वैल्यूज आपने डाली, डेंसिटी डाला, विस्कोसिटी डाला है, रेडियस ऑफ द फ्लाइट वहाँ पे लिखा है, उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो वैल्यू आएगी, है ना। तो आपका जो रिलेशन बनेगा ये टर्बुलेंट हो जाएगा। और इसके बीच में कुछ बता नहीं सकते कि 1000 और 2000 के बीच में, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि बाढ़ के टाइम पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, कि फ्लूइड कैसा फ्लो कर रहा है ना। नॉर्मल स्ट्रीमलाइंस को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, लेकिन on gradually increasing speed of the flow at a certain speed, transition from laminar flow to turbulent takes place। तो ज़्यादा रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ने लगेगा तो टर्बुलेंट हो जाएगा, और क्रिटिकल वेलोसिटी के ऊपर अगर जाता है ना, फॉर लोअर डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी फ्लूइड लैमिनर फ्लो इज मोर पॉसिबल। तो ज़्यादा डेंसिटी, लोअर डेंसिटी एंड हायर विस्कोसिटी। अब देखो रिलेशनशिप कैसा है, लैमिनर फ्लो कब प्रोबेबल है कि जैसे लेस डेंस, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, डेंसिटी मतलब क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन्वॉल्व है उसमें, है ना। जैसे जूस हो गया या फिर हनी हो गया, जिसका कोहेसिव फोर्स भले ही कम हो लेकिन एडिसिव फोर्स भी ज़्यादा हो सकता है। देखेंगे हम लोग सरफेस टेंशन में, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, इसको थोड़ा सा याद रखो। तो इस पूरे टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रखने वाली है और उसको डायरेक्टली अप्लाई करने वाली है, ठीक है। तो आते हैं इसमें से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मैंने देखे हैं एग्जाम्स में, एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, और न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे।